हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। चैप्टर 31। वो आदमी जो उसे नहीं चाहिए था। अनु शक की निगाहों से तान्या को देखते हुए ये सोच रही थी कि क्या तान्या ने इस बिल को भरने के लिए कुछ शर्मनाक और गलत काम तो नहीं किया। ये सोचते ही उसने कह भी दिया तान्या से, तान्या, तुम इतने पैसे कहाँ से लाई? तुम अब भी आरव की माँ हो। तुम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती जिससे उसका सिर झुक जाए। तान्या के भी बर्दाश्त करने की हद थी। वो इतनी देर से अनु की बकवास बातें बस सुने जा रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में आकर अनु से कहा, तुम मेरे बारे में क्या बकवास बातें बोल रही हो? तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि मैं 5 लाख रुपए जमा करने के लिए कुछ गलत काम करूंगी? क्या मैं इतनी भी केपेबल नहीं हूं कि मैं 5 लाख रुपए जमा सकूं? अब तान्या अनु की बकवास बातें और नहीं झेल सकती थी। जब उसने गुस्सा दिखाया तो तान्या ने उसे कहा, मैं तुम्हें गिरा हुआ नहीं समझ रही, पर यह बात सच है कि कोई लीगल तरीके से इतने कम समय में इतने पैसे नहीं कमा सकता। अनु ने और भी ऊंची आवाज में उससे कहा, तान्या, तुम अगर पैसों की सच में जरूरत थी तो तुम हमारे पास आ सकती थी, मदद मांगती हमसे। तुम ऐसा गलत काम कैसे कर सकती हो जिससे तुम्हारा नाम खराब हो? अगर तुम्हें तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं तो ठीक है, पर कम से कम बेचारे छोटे से आरव के बारे में तो सोचती। उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ एक कॉल गर्ल है? मैंने जो भी कहा मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, पर एक लड़की होने के नाते मुझे तुम पर शर्म आ रही है। तुमने ऐसा किया भी कैसे? अनु ने फिर से अपने ये बकवास थॉट अनु के सामने रखे। न जाने उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। तभी प्रखर ने उससे गुस्से में कहा, अपनी बकवास और घटिया बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। वो देखने में तो छोटा था, पर उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक था। अब उसने तमीज को पास की खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया था और वो बहुत गुस्से में अनु को उंगली दिखाते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारे कपड़ों से तो ये लगता है कि तुम एक पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हो। तो क्या है तुम्हारे मैनर्स और तुम्हारे अच्छे परिवार की अच्छी परवरिश? कहाँ है ये सब कुछ? कहाँ गई तुम्हारे घर और परिवार वालों के सिखाए हुए वो एटिकेट्स, मैनर और परवरिश? दिखाई तो नहीं दे रहे। तुम इतनी गंदी सोच में हमें जज कैसे कर सकती हो? तुम कहना क्या चाहती हो? हमारा पैसा गंदा और तुम्हारा पैसा साफ है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? अगर नहीं तो कहानियां बनाना बंद करो। यहाँ तान्या दीदी नहीं, वो तुम हो जो ऐसी घटिया बातें करके अपने परिवार का नाम खराब कर रही हो। तुम्हारे जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी और ना ही देखना चाहता हूँ, जो खुद की खुशी के लिए मेरी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें बोल सके। बोलना तो दूर, तुम एक लड़की होने के नाते एक दूसरी लड़की के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आदित्य जरूर अंधा है जिसने मेरी बहन को छोड़कर तुम्हें चुना, क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन मेरी बहन के पैरों की धूल से भी नहीं किया जा सकता। अब जो मेरी बहन का था वो था। मैं आखिरी बार दोहरा रहा हूं, अपना कचरा उठाओ और यहां से चली जाओ। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और ना तुम्हारा गंदा चेहरा देखना है हमें। तो अब हम बिल्कुल नहीं झेल सकते तुम्हें। निकलो यहां से, वरना मैं निकाल दूंगा। क्या क्या कहा तुमने? अनु ने गुस्से से कांप कर कहा, क्योंकि ये पहली बार था जब अनु को इतनी बुरी तरह से किसी ने बेइज्जत किया था। इतनी बुरी बेइज्जती हुई थी कि वो इतने लोगों के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बहुत लाड़ प्यार से पालने के कारण अनु एक बिगड़ी हुई सी लड़की थी और वो बहुत पतली सी भी थी, डाइट कॉन्शियस टाइप, क्योंकि उसे बहुत नाज था अपनी खूबसूरती पर। उसने फिर से प्रखर को गुस्से में कहा, बोलो क्या कहा तुमने? प्रखर ने भी गुस्से में कह दिया, क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? निकलो यहां से। प्रखर ने गुस्से में अपनी बात दोहराई, चलो यहां से,
ये हमारे टाइम के लायक नहीं है। तान्या प्रखर को खींचकर चाचा के रूम में ले गई। उनका ऑपरेशन होने वाला था। उसने अनु की तरफ देखा तक नहीं, जैसे उसे अनु के एग्जिस्टेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो ऐसे कर रही थी जैसे अनु वहाँ मौजूद ही नहीं थी। अनु गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। जब उसने देखा कि डॉक्टर्स और नर्स उसे देखकर मानो अपनी हंसी छुपा रहे हों, तो वो भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। पर कर भी क्या सकती थी। इस सिचुएशन में अनु हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। फिर से उसने एक बार तान्या से सोचा कुछ कह ही दूं, और तान्या से उसने कहा, तान्या, वो तुम हो जो आदित्य के समय के लायक नहीं हो। वो तुम्हें छोड़कर कुछ ही दिन में मुझसे शादी करने वाला है। तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकती। आगे क्या, तुम तो मुझ तक भी नहीं पहुंच सकती। तुम्हारा मुझसे कभी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फिर उसने नीचे झुककर अपना कार्ड उठाया और वो वहां से चली गई। उसकी आंखों में जीत की एक चमक थी। उसे लगा कि इस लड़ाई का क्लोजर उसने दिया है तो मानो जीत उसी की हुई है। पर अनु को एक कौन समझाए कि अब उसका पंगा पुरानी नहीं, नई वाली तान्या से है। अगर उसका बस चलता तो वो आज तान्या के टुकड़े टुकड़े कर देती। वहीं दूसरी तरफ तान्या बहुत शांत थी, पर उसकी आंखें हमेशा से थोड़ी डार्क नजर आ रही थी। प्रखर को डर था कि कहीं उस बदतमीज औरत की बातों से उसकी बहन के दिल पर गहरा असर ना पड़ जाए। अभी अभी तो वो ठीक हुई थी, कहीं वापस डिप्रेशन में ना चली जाए। इसलिए उसने अपनी बहन को गले लगाकर उससे कहा, दीदी, आप खुद को उस औरत जितना मत गिराना प्लीज। आपने उससे ऑलरेडी हरा दिया है, क्योंकि वो आपकी छोड़ी हुई चीज उठा रही है। वो आदमी जो आपको चाहिए ही नहीं था, वो उससे शादी करने वाली है। आई होप आप ठीक हो दी। तान्या उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो सही बोल रहा है। तान्या धीरे से हंसते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। मैं उसे सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती, बस ऐसा था कि मैं उस घटिया चेहरे को और नहीं झेल सकती थी। ये सुनकर प्रखर खुश हो गया और धीरे से अपनी बहन के कानों में उसने कहा, दीदी, ये आप मुझ पर छोड़ दो। उससे बदला लेने के लिए मैं आज रात को ही कुछ करने वाला हूँ। तान्या ने एक्साइटमेंट में उसकी तरफ देखा और कहा, तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? आप बस देखना। प्रखर ने एक चतुर स्माइल देते हुए तान्या से ये बात कही। तान्या उसकी आंखों की चमक और उसकी चालाक प्लानिंग उसके चेहरे पर देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसे यकीन था कि उसका भाई कुछ गलत नहीं करेगा। थोड़ी ही देर बाद दोनों ने अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाली, क्योंकि अब वो समय आ गया था जब राजेश को ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाना था। आज उनका ऑपरेशन होने वाला था। चैप्टर 32, उसे पीछे छोड़ दिया। अनु का गुस्सा उसके हर कदम के साथ बढ़ता ही जा रहा था। आज अनु ने जिंदगी में पहली बार बेइज्जती को फेस किया था। माना इस झगड़े के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल थी। ना उसने तान्या को जाकर अपशब्द कहे होते, ना उसकी बेइज्जती हुई होती। पर इस बारे में अनु को कौन समझाए? उसे अपनी गलती नजर ही नहीं आई। और जब वो बाहर पहुंची तो उसने देखा कि आदित्य तो जा चुका था और उसकी कार भी वहां नहीं थी। सिर्फ स्पर्श हॉस्पिटल के गेट पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अनु ने स्पर्श के पास आकर उससे पूछा, स्पर्श, आदित्य कहाँ है? स्पर्श ने बहुत ही इज्जत के साथ उससे कहा, सर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मैम, इसलिए वो चले गए, पर मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया है, वो गाड़ी लेकर आता ही होगा। अब बस 5 मिनट वेट कीजिए। वो चला गया? बहुत ही गुस्से और आश्चर्य के साथ अनु ने फिर से एक सवाल पूछा। स्पर्श ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसको जवाब दिया। आदित्य को दिखाने के लिए अनु ने अपने चेहरे पर जो झूठी मुस्कुराहट बनाई थी, वो उस वक्त चली गई, मानो गायब सी हो गई। आदित्य ना केवल उनकी लंच डेट भूल गया था, बल्कि वो अनु को बिना बताए हॉस्पिटल में उसे छोड़कर
ऐसे ही चला गया। उसने ना तो बताया, ना ही कुछ कहा और ना ही कोई मैसेज भेजा, बस चला गया। अनु से बताना चाहती थी कि कैसे उसके जाने के बाद उससे इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। वो उसे सारी बातें बताना चाहती थी ताकि आदित्य के मन में तान्या और प्रखर के लिए और भी ज्यादा करवाहट भर सके। उसे आदित्य पर शक हो रहा था कि आदित्य के दिल में कहीं उसके लिए कोई जगह है भी या नहीं। वो जो तान्या के लिए दया दिखाने का नाटक कर रही थी, क्या आदित्य को उसके बारे में जानने का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था? अनु गुस्से से अपने दांत पीसने लगी क्योंकि उसकी पूरी प्लानिंग खराब हो चुकी थी। उसके तान्या से मिलने आने के पीछे सिर्फ 2 कारण थे। एक, कि वो तान्या का कॉन्फिडेंस खत्म करके उसे नीचे दिखा सके, और दूसरा, वो उस पर दया दिखाकर आदित्य की नजरों में महान बन सके। पर जितना कुछ उसने सोचा था, तान्या ने खुद को उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित किया। और अब आदित्य भी चला गया था, तो उसका तान्या से मिलने का आखिर फायदा ही क्या हुआ अगर वो आदित्य को अपनी महानता ना दिखा सके। इसके अलावा वो आदित्य को ये भी बताना चाहती थी कि तान्या ने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया और उसकी कितनी बेइज्जती की, ताकि आदित्य को उनकी रियलिटी पता चल सके, आदित्य के मन में उनके लिए कड़वाहट आ सके। जितना अनु आदित्य को जानती थी, उसे लग रहा था कि अगर वो ये सब आदित्य को बताती तो तान्या उसकी नजरों में पूरी तरह गिर जाती, क्योंकि आदित्य उन लोगों से नफरत करता है जो इंसान की मदद की कदर नहीं करते। पर वो क्या करती? आदित्य तो जा चुका था और वो आदित्य को फोन करके तान्या के बारे में शिकायत भी नहीं कर सकती थी। इससे आदित्य के सामने उसकी अच्छी इमेज खराब हो सकती थी। हालांकि उसने ये मौका तो खो दिया था और वो ऐसा चांस दोबारा पा भी नहीं सकती थी। आफ्टर ऑल, ऐसा चांस दोबारा उसे मिलता भी कहाँ, और साफ साफ शब्दों में कहें तो उसका प्लान पूरी तरह से चौपट हो चुका था। अचानक उसने स्पर्श को देखा और फिर रोने लगी। उसे ऐसे रोता देखकर स्पर्श डर गया और उसने पूछा, मैम आप प्लीज मत रोइए, आदित्य सर आपको जानबूझकर यहाँ अकेले छोड़कर नहीं गए हैं। उन्हें सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। प्लीज आप दुखी मत होइए, प्लीज मत रोइए। अनु ने अपनी आंखें पोंछी और उन्हें पोंछते हुए कहा, इसमें आदित्य का कोई लेना देना नहीं है, ये सारी मेरी गलती है। मैं ही भूल गई थी कि तान्या बहुत स्वाभिमानी है और उसके लिए अपना स्वाभिमान भूलकर मुझसे मदद लेना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ मेरी कि मैं इतनी सेंसिटिव हूँ। क्यों मैं इतनी सेंसिटिव हूँ? आप क्या कह रही हैं मैम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्पर्श ने उससे पूछा। कुछ नहीं, मुझे भी किसी इम्पोर्टेंट काम से कहीं जाना है। वेट करने के लिए थैंक यू, मैं चलती हूँ। उसने जानबूझकर स्पर्श को दिखाने के लिए अपने आंसू पोंछे, रोने का नाटक किया और वहां से चली गई। स्पर्श ने बहुत जोर से आवाज दी, पर अनु सुनकर भी उसने अनसुना करती रही और वहां रुकी नहीं, बस चलती गई। स्पर्श बस उसे देखता रह गया। तभी एक कैब आई और वो उसमें बैठकर चली गई। स्पर्श भी उसके बाद ऑफिस चला गया, आदित्य के पास। आदित्य की सच में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं थी, बस वो हॉस्पिटल से इसलिए चला आया था क्योंकि तान्या के बिहेवियर से उसे बहुत बुरा लगा था और वो वहाँ और देर तक रुकना नहीं चाहता था। वो आराम से अपनी चेयर पर बैठा था। अपनी शर्ट का ऊपर का बटन उसने खोला। उसे बस वही याद आ रहा था कि तान्या ने उसके दिए हुए चेक को किस तरह से फाड़कर फेंक दिया। 1 करोड़ का चेक उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे, बस यूं ही फाड़ दिया था। वो बस एक ही बात सोच रहा था कि उसके सच में कोई ऐसे उसूल है या वो आदित्य को नीचा दिखाने के लिए हमेशा से इस तरह से करती है। आखिर सच क्या है? आदित्य सोच ही रहा था कि अचानक उसे उसका जवाब मिल ही गया। उसके हिसाब से तान्या ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की
क्योंकि अभी वो जिस हालात में थी उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अभी उसे अपने उसूल और स्वाभिमान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या स्वाभिमान और उसूल इतने बड़े होते हैं कि चाचा के इस एंड सिचुएशन पर वो इन सारी चीज़ों को साइड में ना रख पाए? चैप्टर 33, तान्या को नीचे गिराना। आदित्य के दिमाग में सिर्फ एक स्वाभिमानी लड़की तान्या घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी कैसे बदल गई। इतनी घमंडी लड़की से वो आज तक नहीं मिला था। चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, पर वो सॉरी कभी नहीं बोलेगी और कभी माफी नहीं मांगेगी। इन हालातों में भी वो अपनी जिद और अपने अड़ियलपन को कभी नहीं छोड़ पाएगी। आदित्य सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। शायद तान्या कभी ना बदले और वो अपने आप को बदल भी नहीं सकती। चाहे हालात ही क्यों ना बदल जाए, तान्या कभी नहीं बदलेगी। आदित्य जब अपनी सोच में डूबा हुआ था तो किसी ने उसके केबिन का डोर नॉक किया। वो अपने ख्यालों से बाहर निकला और उसने कहा, कम इन। तभी स्पर्श दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसे देखकर आदित्य ने उससे पूछा, अरे तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? तो स्पर्श ने उसे बताया, मिस अनु ने अपनी खुद की कार बुलवाई और वो चली गई। सॉरी, मैं खुद जाकर उन्हें ड्रॉप नहीं कर सका सर। क्यों, क्या हुआ? वो गुस्सा थी क्या? आदित्य ने उससे पूछा। स्पर्श ने अपना सिर हिलाया और कहा, पता नहीं सर, पर उनकी बातों से तो लग रहा था जैसे तान्या मैम के परिवार में उनकी बहुत बेइज्जती की हो, उन्हें बहुत कुछ सुनाया हो। वो थोड़ी उदास लग रही थी। आदित्य ने बिना कुछ पूछे स्पर्श से कहा, ओके थैंक यू। स्पर्श ने कहा, ओके सर, फिर मैं जाता हूँ। आदित्य ने उसे रोककर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि वहाँ उसकी फियांसे के साथ क्या हुआ। किसने किससे क्या कहा, इससे आदित्य को कोई लेना देना नहीं था। आदित्य ने सोचा, अनु को वहाँ फिर से तान्या की हेल्प के लिए जाने की ज़रूरत ही क्या थी? जब उसने क्लियरली ये बोल दिया था कि उसे उनकी हेल्प नहीं चाहिए, तो फिर अनु को जाना ही नहीं चाहिए था। अनु को लगा था कि आदित्य उसके इस बिहेवियर से उसे महान समझेगा, उसे संभालेगा, कंसोल करेगा और उसकी नज़रों में तान्या गिर जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ ये समझ रहा था कि अनु बहुत ही बेवकूफ़ है। वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी इस बेइज्जती के लिए। अनु घर चली गई। उसे लग रहा था कि आदित्य उसे समझेगा, कॉल करेगा, कंसोल करेगा। पर आदित्य के हिसाब से तो अनु के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था। आदित्य इन सब में उसका साथ नहीं देने वाला था। इसके लिए आदित्य को अनु के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था और ना ही वो अनु को जाकर संभालने वाला था। अनु घर पहुंचकर आदित्य के फोन का वेट कर रही थी, जो कि आने ही नहीं वाला था। काफी देर इंतजार करने के बाद अनु बहुत इरिटेट हो गई और इसलिए वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए ऑनलाइन चली गई। वो घटिया औरत, मैंने उसकी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। उसने मुझे पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने इतना कुछ सुनाया, मेरी इंसल्ट की। वो खुद को समझती क्या है? घटिया कहीं की। घटिया मैं नहीं, घटिया वो खुद है। एक घटिया औरत है वो। अनु, तुमने सही कहा, वो एक घटिया औरत है। तुम्हें उस जैसी औरत के लिए इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। उसके फ्रेंड्स ने उससे कहा। तभी अनु उनसे बोल उठी कि आप सब जानने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सब छोड़ो, काश तुम लोग भी वहां होते और उसकी हालत देखते।
कि वो कितनी अजीब सी हो गई है। उसके चेहरे पर इतनी सारी झुर्रियाँ आ गई है, और तो और वो कचरे के ढेर में रहती है। उसकी लाइफ तो अब ख़त्म ही हो चुकी है। तुम्हें पता है, मैं उसकी ऐसी हालत देखकर इतनी खुश हो रही थी ना कि क्या बताऊँ। उसे ऐसे देखकर मेरे पैर की ज़मीन तक नहीं टिक रहे थे। ऐसे में क्या कहूँ मैं, शायद इसी को किस्मत बोलते हैं। भगवान भी ऐसे घटिया औरत के साथ ना रह नहीं सकते, ऐसे घटिया लोगों का साथ नहीं दे सकते। अनु मनी मन चिड़चिड़ाई जा रही थी, वो अनाप शनाप बोले जा रही थी। उसके फ्रेंड्स अब भी उसे कंसोल कर रहे थे। अनु तुम शांत हो जाओ, अब देखना उसके और आदित्य के बीच की दूरियां सिर्फ बढ़ती ही जाएंगी, और कुछ सालों के बाद देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसको अपने शरीर भी किसी बूढ़े से आदमी को बेचना पड़ेगा ताकि वो जिंदा रह सके, उसको कुछ खाने को मिल सके। और तब उसे पछतावा होगा कि उसने क्यों तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया था। तुमसे वो पैसे क्यों नहीं लिए थे उसने जो तुम उसे एहसान करके दे रही थी। देखना अनु, उसे एक दिन ये जरूर रियलाइज होगा। ये बात सुनते ही अनु के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो बहुत खुश हो गई कि उसके फ्रेंड्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और उसने इस खुशी में उनसे कहा, पता है आदित्य और तान्या के बीच की दूरियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। तुम्हें देखना चाहिए था जो कपड़े उसने पहने थे ना। आई टेल यू यार, मैं तो उसे अपने घर की चटाई की तरह भी यूज ना करूं, इतने गंदे थे वो। इनफैक्ट वो मेरी मॉम से भी बड़ी लग रही थी। तुम्हें पता है मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया, उसे आंटी बुलाने से खुद को कितना रोका मैंने। यू कांट इवन इमेजिन। अनु का ऑनलाइन फ्रेंड्स ग्रुप तान्या के बारे में बुराई करता ही जा रहा था। उनके लिए तान्या किसी गंदगी से कम नहीं लग रही थी। सिर्फ उसके बारे में इस तरह से डिस्कशन चलता रहा और चलता रहा। चैप्टर 34, अनु के कंप्यूटर का हैक होना। एक तरफ तो अनु एंड द फ्रेंड्स ग्रुप तान्या की बुराई किए जा रहा था, और दूसरी तरफ राजेश का सक्सेसफुल ऑपरेशन हो चुका था। राजेश के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद किसी तरह से प्रखर ने थोड़ा सा टाइम निकाला कि वो अनु का कंप्यूटर हैक कर सके, क्योंकि उसने अनु से बदला लेने के लिए यही तरीका सोचा था। उसने थोड़ी ही देर में किसी तरह से अनु का कंप्यूटर हैक कर लिया और उसके मैसेजेस चेक करने लगा। वो ये देखकर हैरान हो रहा था कि किस तरह से अनु अनजान लोगों के बीच उसकी बहन के बारे में कितनी गंदी और घटिया बातें कर रही थी। उसने गुस्से से कहा, बस बहुत हुआ। उसने अपने हाथों को गुस्से से कस लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथों की नस गुस्से से फट रही हो। अनु के और उसके दोस्तों के मैसेजेस पढ़कर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तान्या राजेश के हाथ और मुंह साफ कर रही थी, उन्हें टॉवल से पोंछ रही थी कि अचानक उसने प्रखर का चेहरा गुस्से से लाल देखा। ये देखते ही उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, प्रखर ने बस इतना कहा और जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी बहन उसके बारे में इतनी गंदी बातें जो अनु ने लिखी हुई थी उसे पढ़ ना ले। पर उसके जल्दी से लैपटॉप बंद कर देने से तान्या का इंटरेस्ट और भी बढ़ गया और वो प्रखर का हाथ हटाकर लैपटॉप खोलकर सारे मैसेजेस पढ़ने लगी। प्रखर को लगा कि कहीं उसकी बहन इन सारी बातों से टूट ना जाए। उसने कहा, दीदी ये लोग आपको जानते भी नहीं है और इनकी बातें दिल पे मत लो। मेरे लिए आप दुनिया की बेस्ट लड़की हो। आपके जैसा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वो घटिया अनु तो बिल्कुल भी नहीं। तान्या स्क्रीन को घूरते हुए उससे कहती है, तुमने अनु का कंप्यूटर हैक कर लिया? प्रखर हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ दीदी, उसने जो कुछ भी आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए मैं उसका कंप्यूटर क्रैश करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सारे मैसेजेस पढ़ने को मिलेंगे।
अगर मुझे पता होता कि अनु इतनी घटिया औरत है तो मैं उसे आज सुबह ऐसे जाने ही नहीं देता। दीदी आप चिंता मत करो, मैं उसका कंप्यूटर अभी क्रैश कर देता हूँ। हम उसे दिखाते हैं कि गंदगी होती क्या है। तान्या जो उसकी बातें सुन भी नहीं रही थी उससे पूछने लगी, प्रखर क्या सच में मैं इतनी बूढ़ी लगने लगी हूँ इन कुछ सालों में? क्या मैं इतनी बदल गई हूँ? प्रखर कहता है, बिल्कुल नहीं दीदी, आप तो बहुत सुंदर हो, आप जरा भी गंदे नहीं दिखते, मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। प्रखर उसकी तारीफ करते हुए उसे समझाते हुए कहता है, इन मुश्किल सालों ने बस उसे थोड़ा टफ बनाकर रख दिया था और अब वो उसके लिए उसकी सुंदरता को ही दिखाता था। इतनी टफ और ब्रेव लड़की जो शायद उसने कभी देखी भी नहीं हो, वो थी उसकी हीरो, उसकी तान्या दीदी, जिसने इस मुश्किल दौर में भी अपना संयम बनाए रखा था, सबको संभाल कर रखा था। आज भी वो तान्या दीदी प्रखर के लिए उसकी सबसे सुंदर दीदी थी। उसने एक बार फिर से कहा, हाँ आप अब एक सुंदर परी जैसी नहीं दिखती, पर आपकी सुंदरता एटलीस्ट उस अनु से तो 1000 गुना ज्यादा है दी। तान्या को अनु और उसके फ्रेंड्स की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई दिख रही थी और वो ये सोचकर कहती है, पर हम गरीब तो हैं दीदी, मैं आगे चलकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और तब हम सिर्फ महंगे कपड़े खरीदेंगे, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे दी, उन्हें उनकी गंदगी जरूर दिखाएंगे और जब कभी हम उस अनु को देखेंगे तो आप उस पर कुछ पैसे फेंकना, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसों से किसी को मारना तो क्राइम नहीं है ना, इतना तो कर ही सकते हैं हम। तान्या उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए कहती है, किसने कहा तुमसे कि पैसों से किसी को मारना क्राइम नहीं है? ठीक है, तो फिर हम उस पर ना तब तक पैसे फेंकेंगे जब तक वो आधी नहीं मर जाती, फिर ठीक रहेगा, है ना? प्रखर ने उससे बहुत प्यार से कहा। उसने तान्या से प्रॉमिस किया कि वो बहुत सारे पैसे कमाएगा और आदित्य और उसके परिवार को दिखा देगा कि वो लोग तान्या और उसके परिवार के बारे में कितने गलत थे। तान्या को पता था कि वो ये सब कुछ गुस्से में बोल रहा है, पर उसके ये सारी बातें में कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। प्रखर और उसके चाचा उसका बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इन लोगों पर कोई भी मुसीबत आए और उन्हें कोई भी परेशानी सहना पड़े। प्रखर शांत हो जाओ, चलो देखते हैं इसके कंप्यूटर में और क्या क्या है, तान्या उसे शांत कराते हुए कहती है। प्रखर की आंखें शैतानी से भर गई और उसने कहा, चलो 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 देखते हैं। प्रखर उसका कंप्यूटर पूरा छानने लगा और उसने देखा कि वो बस उसकी सेल्फीज से भरा हुआ था। दीदी, ये लड़की सच में पूरी पागल है, यहाँ इसकी 10,000 से भी ज्यादा सेल्फीज हैं। कैन यू बीट दैट? यहाँ इसकी आदित्य के साथ भी कुछ कुछ पिक्चर्स हैं, पर आदित्य का सब में सेम एक्सप्रेशन है, दैट इज बोरिंग। और दीदी, एक लड़का होने के नाते मुझे लगता है आदित्य सच में इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। ये बात सुनते ही तान्या ने उससे कहा, वो किससे प्यार करता है किससे नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले से तो पता था कि आदित्य अनु से कोई प्यार नहीं करता, उस आदमी का दिल पत्थर का है, इसलिए दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो उसे अपने प्यार में गिरा सके और जिससे वो प्यार कर सके। तान्या ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। आफ्टर ऑल वो आरव की माँ और आदित्य की वाइफ थी। चैप्टर 35 दीदी, यू आर डेंजरस।
प्रखर ने नोटिस किया कि आदित्य का नाम आते ही उसकी बहन की स्माइल चली गई, इसलिए उसने टॉपिक चेंज करते हुए उससे कहा, अनु का कंप्यूटर ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, इसमें देखने लायक तो कुछ भी नहीं है। एक मिनट, ये क्या है? कोई बुक लग रही है। तभी तान्या ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद अनु कोई पब्लिश राइटर है, उसके नाम पर कुछ बुक्स भी हैं। प्रखर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, उसके जैसी औरत एक राइटर? कैसे हो सकता है ये? मुझे अपने देश के राइटिंग फ्यूचर को लेकर डर लग रहा है, अगर ये राइटर होने लगी तो। वो मजाक करते हुए तान्या का मूड ठीक कर रहा था। तभी प्रखर ने उस फाइल पर क्लिक किया और देखा कि अभी भी उस पर कुछ काम चल रहा है। दीदी, क्या आपको लगता है कि उसके पास इसका कोई बैकअप फाइल होगा? और अगर नहीं हुआ तो? हाँ हाँ, प्रखर उसे शैतानी वाली आंखों से बोल रहा था। तान्या ने उसे समझाते हुए कहा, प्रखर, माना अनु ने जो भी किया वो गलत था, पर उसके कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। उसका कंप्यूटर ऐसे क्रैश करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ये सुनकर प्रखर को लगा कि उसकी बहन पीछे हट रही है, इसलिए उसने कहा, दीदी, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है, इसीलिए हमें इसे क्रैश करना होगा। दीदी, दया उसी को दिखानी चाहिए जो उसके लायक हो, और वो तो बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। हमें इसे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आज शांति से पूरी रात सो नहीं पाऊंगा। तुमने मुझे गलत समझा, लाओ मैं करती हूँ। उसी शैतानी वाली आंखों से तान्या ने प्रखर से अपनी मन की बात कह ही दी। प्रखर ये सुनकर शॉक हो गया कि उसकी बहन ये काम खुद करना चाहती थी। उसने बहुत ही एक्साइटेड होकर तान्या को वो लैपटॉप दे दिया, और ऐसा कहना ठीक होगा कि वो बहुत एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि उसकी बहन क्या करने वाली थी। तान्या ने अपने सामने लैपटॉप रखा और कुछ क्लिक्स किए और एक गंदे से कपल की एडल्ट फोटो अनु के सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स को भेज दी। इत्तेफाक से जब वो ऐसा कर रहे थे तब अनु भी पानी पीने के लिए 2 मिनट अपने रूम से बाहर गई थी। उसी बीच अचानक उसका कंप्यूटर बहुत सारे मैसेज अलर्ट से भर गया। उसकी एक दोस्त जिससे वो बात कर रही थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने अनु को मैसेज किया, अनु, तुमने मुझे क्या भेजा है? अनु भी ये देखकर शॉक हो गई और वो फोटो देखने लगी जो उसके अकाउंट से अपने आप सभी उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स को सेंड हो गई थी। अनु का पानी उसके गले पे ही अटक गया। उसने कहा, एक मिनट, ये क्या हुआ? अनु ये देखकर डर गई थी कि उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स लिस्ट में जितने भी लोग थे, उस हर इंसान के पास वो फोटो सेंड हुई थी, वो भी अनु के अकाउंट से। उसके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जिनके साथ उसका एक फॉर्मल रिलेशनशिप था। उसे डर लग रहा था कि वो लोग अनु के बारे में क्या सोचेंगे, अनु किस तरह की फोटो भेज रही है। अनु कोशिश कर रही थी कि वो उस फोटो को अनसेंड कर दे या उन्हें समझाए कि ऐसा उसने कुछ नहीं किया, पर अचानक लैपटॉप स्क्रीन गायब हो गई। वो कुछ कर भी नहीं पाई। वो कोशिश करती रही कि लैपटॉप फिर से स्टार्ट कर सके, पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। तान्या के पास बैठे उसके भाई प्रखर को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर उसको अपनी हंसी कंट्रोल करनी पड़ रही थी क्योंकि पीछे ही उसके पापा यानी कि राजेश आराम कर रहे थे। आज ही तो उनका ऑपरेशन हुआ था, तो आराम बनता था। वहीं तान्या जिसने ये सब कुछ किया था, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। इस बात को प्रखर ने भी नोटिस किया। उसने कहा, दीदी, बहुत अच्छा किया आपने। आपको ये आइडिया कहाँ से आया? हाँ? प्रखर हंस हंस कर पागल हो रहा था और हंसते हंसते उसने कहा, दीदी प्लीज हेल्प मी। हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो रहा है। प्रखर उसे इशारों में बोल रहा था, वेल डन दीदी, वेल डन। उसे पता था कि उसकी बहन इतनी शातिर और चालाक थी कि
अगर कुछ सोच लिया तो वो कर दिखाएगी। फैक्ट, तान्या ने किया भी वही। अनु को अभी वो फोटो अपनी लाइफ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही होगी, और उसकी बहन, हाँ यानी कि तान्या ने तीर एकदम निशाने पर लगाया था। जब वो अनु का बेचारा फेस इमेजिन करने लगे तो उसकी हंसी और भी बढ़ गई। दीदी, ये तो बहुत अच्छा था, आप तो सच में बहुत डेंजरस निकले। तभी तान्या उसे कह दिए, ये इसी के लायक है। तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल है। क्या आपको लगता है कि आदित्य को ये फोटो मिली होगी? हाँ हाँ, तान्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल मिली होगी, वो भी तो फ्रेंड लिस्ट में शामिल है। पर उनको ये नहीं पता था कि अनु की फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ आदित्य ही नहीं, बल्कि आदित्य के मम्मी और पापा भी थे। आदित्य को जब अनु का ये मैसेज मिला तो वो अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। जब उसने वो फोटो ओपन करके देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आदित्य के मम्मी पापा के साथ साथ जिसे भी ये फोटो मैसेज मिला था वो शॉक हो गया था, क्योंकि ये फोटो अनु के अकाउंट से गया था। सबको लग रहा था कि अनु ऐसे पिक्चर्स क्यों भेज रही है। कुछ लोगों को समझ में आ रहा था कि जरूर उसके लैपटॉप में कुछ वायरस आ गया होगा, पर उन्हें ये भी लग रहा था कि ऐसा वायरस